तो इस साल IOQM 2025 में कुछ ऐसा सवाल आया है जिसने टीचरों के बीच में लड़ाई करा दी। और मुझे ऐसा लगता है ये सवाल पे सिर्फ फालतू में बवाल हो रहा है। पहले थोड़ा सा सवाल को देख लेते हैं। सवाल ये है कि ऐसे एक सर्कल है जिसका रेडियस 10 है, सेंटर O है, और S1 और S2 दो और सर्कल हैं जो S को इंटरनली मतलब अंदर से टच कर रहे हैं। और कहानी क्या है कि दोनों के दोनों A और B पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं और एंगल OAB 90 दे रखा है। तो एक बार मैं आपको डायग्राम बता देता हूं। कहानी कुछ ऐसी है कि एक बड़ा सा सर्कल है जिसका रेडियस 10 दे रखा है। उसके अंदर दो सर्कल हैं, दोनों के दोनों उसको इंटरनली टच कर रहे हैं। अब कहानी ऐसी है कि ये सेंटर है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये एंगल 90 है। और वो जो दोनों सर्कल हैं जो उसको इंटरनली टच कर रहे हैं वो कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कि दोनों के दोनों पॉइंट ए और बी से पास कर रहे हैं। एक तो जैसे ये वाला, और दूसरा दूसरा अगर हम बनाए तो दूसरा ये वाला। ऐसी कहानी है। और उसने कहा है कि ये जो दो अंदर वाले सर्कल्स है ना, इनका रेडियस का एडिशन चाहिए, बाहर वाले सर्कल का रेडियस 10 है। सो दैट इज द क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड। अब हुआ क्या कि काफी सारे टीचर्स ने इसको ट्राई किया, लाइव ट्राई कर रहे थे। ये वाला वो वाला, फन एकेडमी वगैरह बहुत थे, मतलब सब ट्राई कर रहे थे। और अच्छे मतलब दिग्गज खिलाड़ी, मतलब अच्छे लेवल के टीचर्स, वेरी गुड। मतलब आई एम फैन ऑफ अ लॉट ऑफ देम। पर वो अटक गए। और जब मेरे से एक बच्चे ने ओलंपियाड के डाउट डिस्कस किए थे, तो मुझे इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ बड़ी बात लगी नहीं। अब उसमें हो सकता है कि शायद ये कुछ एक चूहों वाली कहानी थी, उसका चक्कर हुआ। कि क्या था कि एक कुछ चूहे थे, वो एक दूध के बर्तन में गिर गए। और दूध के बर्तन में गिर गए, और वो हाथ पैर मारने लगे बाहर निकलने के लिए, और कोशिश कर रहे हैं बाहर निकलने के लिए। अब उसमें से कुछ चूहे को समझ में आ गया ये बर्तन बहुत बड़ा है यार, और पानी में हम दूध में डूबने वाले हैं, डूबना ही है, हमसे नहीं होगा। तो उन्होंने छोड़ दिया। और धीरे धीरे डूब रहे थे, डूबते डूबते एक जो है चूहा हाथ पैर मार रहा था, उसको रोकने की कोशिश भी की, रुक जा भाई रुक जा, कुछ नहीं होने वाला। और वो मारता गया, हाथ पैर मारता गया। ये तो डूब गए। वो हाथ पैर मारता गया, उनकी सुनी नहीं, उसने मारता गया, और मारते मारते उसने क्या किया, उस दूध को चर्न कर करके उसका मक्खन बना दिया। अब मक्खन बन गया तो वो सॉलिड हो गया, उस पर पैर रख के चूहा कूद के निकल गया। उसने उनकी एक भी नहीं सुनी। क्यों? क्योंकि वो बह रहा था, उसे पता ही नहीं था ये लोग जो बोल रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। तो मैंने जब ये क्वेश्चन किया था तो मुझे पता नहीं था कि ये क्वेश्चन मुश्किल है, तो मेरे से तो आराम से हो गया था। शायद जिन लोगों को पता था कि ये क्वेश्चन मुश्किल है या इसमें कुछ बात है, तो वो शायद लोग थोड़ी अटके। तो मैंने जो सॉल्यूशन निकाला है वो क्लास 10th के बच्चे के हिसाब से जो बहुत ही एलिगेंट और इजी सॉल्यूशन है। पर मैं ये भी कहूंगा इसका बेस्ट सॉल्यूशन एनएमएस सर ने निकाला है, जो डेफिनेटली एक जेई के बच्चे के लिए अनथिंकेबल नहीं है, और उसको जरूर इस सॉल्यूशन से सीखना चाहिए। मैं इस वीडियो में आपको 3 मेथड दूंगा, तीनों ही मेथड आपको कुछ ना कुछ सिखाएंगे। तीनों ही मेथड ध्यान से देखिएगा। पहला मेथड क्लास 10th के बच्चे के लिए है, क्योंकि डेफिनेटली चाहे ये वाला सॉल्यूशन वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशंस है, मेरे फेवरेट सर एनएमएस सर ने निकाला है, पर वो फिर भी उसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं क्लास 11th और 11th भी नहीं, क्लास 12th के कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, जो एक ओलंपियाड के बच्चे से एक्सपेक्टेड नहीं था। तो एक्चुअली आईओक्यूएम क्या एक्सपेक्ट कर रहा था बच्चे से, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो मैं वो करके आपको लाया हूं। एंड दैट इज द मेथड दैट आई डिड जब बच्चों से ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि मुझे पता नहीं था ये सब है। दूसरा, कई लोग इसको दूसरे मेथड से करने की कोशिश कर रहे थे तो अटक रहे थे। तो मैं एक और मेथड भी आपके सामने लाया हूं जो जेई रिलेवेंट मेथड है, जो हल्का सा लॉन्ग होगा थोड़ा सा, पर ट्रिकी नहीं होगा, पर वो इंपॉर्टेंट बहुत होगा, उसमें काफी चीजें सीखने वाली है। तो मैं तीनों मेथड डिस्कस करूंगा। ये दोनों मेथड मैंने बच्चों को बताए थे। ये वाला मेथड सर का है तो मैं जरूर डिस्कस करूंगा, और बहुत प्यारा खूबसूरत सर ने बहुत एलिगेंट तरीके से किया है। मेरा फेवरेट मेथड ये है क्योंकि ये रेलेवेंट है, क्योंकि एग्जाम 10th क्लास के बच्चे या आईयूक्यूएम के बच्चे के हिसाब से, तो उसके हिसाब से क्या एक्सपेक्टेशन थी, और ये भी काफी इजी है। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहला वो वाला मेथड, ये सर्कल का डायग्राम है, वही बड़ा वाला सर्कल, इसका रेडियस 10 है, अंदर दो छोटे छोटे सर्कल बना दिए, यही ए और बी पर दोनों मीट कर रहे हैं, और ये एंगल 90 डिग्री है। अब मुझे बिल्कुल क्लास 10th के बच्चे के हिसाब से सोचना है। क्लास 10th का बच्चा कैसे सोचेगा, भाई इसका रेडियस ये S1 है, ये S2 है, इसका रेडियस, इसको मैं S1 मानता हूं ये, और इसका रेडियस x है, इसको हम S2 मान लेते हैं, और इसका रेडियस y है। निकालना क्या है, x प्लस वाई निकालना है। ये क्लास 10th का बच्चा ऐसे ही डायग्राम बनाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
जो मैं मेथड बता रहा हूं आपको क्लियरली दिख जाएगा कि क्लास 10th के बच्चे को यही एक्सपेक्टेड था, दिस इज व्हाट व्हाट ही शुड हैव डन। अब पहली चीज कि भाई ये जो लाइन इनको ज्वाइन कर रही है C1 C2, ये AB के पैरेलल होगी, ये डायग्राम बनाते साथ ही दिख जाता है, और एक्चुअली 90 डिग्री का रोल भी यही था। ये लाइन इनके पैरेलल क्यों होगी इस नीचे वाली लाइन के? क्योंकि पहली बात समझिए, ये दो सर्कल का कॉमन कॉर्ड है, सबने इतनी प्योर ज्योमेट्री पढ़ी होती है, तो ये लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स कॉमन कॉर्ड के परपेंडिकुलर होता है, तो मतलब ये एंगल तो 90 होगा ही होगा। ये 90 है, ये 90 है, तो ऑफकोर्स ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगी, तो C1 C2 नीचे वाली लाइन जो OA जा रही है उसके पैरेलल है। सो अगर ये चीज क्लास 10th का बच्चा बड़े आराम से देख सकता है, बल्कि वो और ज्यादा अच्छे से बता सकता है, वो उसमें कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स वगैरह लेके प्रूव भी कर सकता है, पर ये दिख जाता है कि भाई ये लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल होने वाली है। अब अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, दिस इज द फर्स्ट थिंग। नाउ द सेकंड थिंग, दूसरी चीज भी क्लास 10th के बच्चे को बहुत इजीली पता होती है कि अब अगर दो सर्कल्स हैं, एक सर्कल दूसरे सर्कल को इंटरनली टच कर रहा है, उनके सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस D है, उनके रेडियस R1 और R2 है, R1 बड़े वाले का, R2 छोटे वाले का, तो जो D होता है ये R1 माइनस R2 होता है। दिस इज समथिंग ऑलमोस्ट एवरीबडी हु हैज स्टडीड सर्कल्स फॉर आयोक्यूम ज्योमेट्री जानते हैं, एवरीबडी नोज इट। तो अगर ये बात सबको समझ में आती है तो देखिए लोग ये चीज भी फिगर आउट कर लेते हैं, ये जो OC2 है, O इसका सेंटर है बड़े वाले सर्कल का, C2 इसका सेंटर है, तो OC2 डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स होगा, भाई वही लगाएगा जब सर्कल इंटरनली टच करते हैं, तो वही हम लगाते हैं और तो कुछ करते नहीं है। जब एक्सटर्नली टच करेंगे तो D इक्वल टू R1 प्लस R2 लगाना होता है, इंटरनली टच करेंगे D इक्वल टू R1 माइनस R2 लगाना होता है, यही करेंगे। तो ये जो OC2 है, तो इस पिंक वाले का रेडियस x है, तो OC2 10 माइनस x होगा, क्योंकि बड़े वाले सर्कल का रेडियस 10 है और पिंक वाले का रेडियस x है, तो 10 माइनस x होगा। ऑल्सो OC1 ये इन दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है, ये 10 माइनस y होगा, क्योंकि उसका रेडियस y है, भाई वो भी तो इंटरनली टच कर रहा है सर्कल को। तो OC1 और OC2 10 माइनस x और 10 माइनस y मिल गए। अच्छा AC2 देखिए, ये AC2 होगा, ये x है, हमें निकालना तो यही है ना, x और y, दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड। जो फाइंड करना है उनको तो कम से कम डायग्राम में बना लीजिए। तो ये x होगा क्योंकि ये सर्कल का रेडियस, ये y होगा ये सर्कल का रेडियस, तो हमें AC1 चाहिए, AC2 एक्चुअली AC1 प्लस AC2 चाहिए हमें। तो ये सेकंड इंफॉर्मेशन है जो हर बच्चा बड़े आराम से निकाल लेता है कि भाई D इज इक्वल टू R1 माइनस R2 लगाऊंगा, ये रेडियस है, इनकी फॉर्म में ये रिलेशन आ जाएगा। तो यहां तक हर बच्चा पहुंच सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। और ये हम क्लास 10th के बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं जो ओलंपियाड का एग्जाम दे रहा है। अब यहां ध्यान से देखिए, हमारे सामने दो ट्रायंगल बन के आ गए, ये उस बच्चे के सामने भी बन के आए होंगे। वो इन दोनों ट्रायंगल को देखेगा और उसके दिमाग में क्या फीलिंग आएगी, भाई बेस तो सेम है, ये लाइन पैरेलल है, तो कॉमन बेस पे अगर दो ट्रायंगल बनते हैं दो पैरेलल लाइंस के बीच में, तो क्या होता है, उनका एरिया सेम होता है। वो तुरंत समझ जाएगा अच्छा हाँ इन ट्रायंगल्स का तो एरिया सेम होगा। तो अगली चीज, वो दोनों ट्रायंगल्स का एरिया OC1A और OC2A का एरिया इक्वल बोलेगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब वो एरिया इक्वल कैसे करेगा, ये मत बोलिए हाफ बेस इंटू हाइट से करेगा, वो तो पैरेलल लाइन है, तो हाफ बेस इंटू हाइट की वजह से वो एरिया इक्वल आया। वो ये देखेगा कि मुझे ट्रायंगल की लेंथ पता है, जैसे येलो में ये वाली लेंथ पता है x, ये 10 माइनस एक्स पता है, ये y, ये 10 माइनस वाई, तो हमें ट्रायंगल की साइड्स पता है और मुझे दोनों ट्रायंगल के एरियाज इक्वेट करने हैं। तो आपको पता है ट्रायंगल की साइड्स की फॉर्म में भी एरिया का फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला होता है, हेरोन्स फॉर्मूला। उसके लिए पेरीमीटर की रिक्वायरमेंट होती है, सेमी पेरीमीटर की। इन दोनों ट्रायंगल का पेरीमीटर भी अगर आप निकालोगे तो वो इक्वल आएगा, करके देखो। ये x है, ये 10 माइनस एक्स है और ये OA है, तो 10 माइनस एक्स प्लस OA ये इस वाले ट्रायंगल का पेरीमीटर है। उस वाले का निकाल के देखो, 10 माइनस वाई और OA, x और x कट जाएगा, y और y कट जाएगा, तो दोनों का पेरीमीटर तक इक्वल आएगा। तो नॉट जस्ट एरिया इक्वल है, दोनों का पेरीमीटर तक इक्वल है, तो सेमी पेरीमीटर भी इक्वल होगा। तो अब बच्चे को क्लियरली दिख रहा है कि भाई दो ट्राइंगल है जिनका एरिया इक्वल है, सेमी पेरीमीटर भी इक्वल है, ये तो क्लियर कट हीरोन्स फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। तो तुरंत मैंने हीरोन्स फॉर्मूला लगा दिया बच्चे को दिखाने के लिए, हीरोन्स फॉर्मूला लगाता हूं और दोनों का वो इक्वेट कर देता हूं। हीरोन्स फॉर्मूला वही है, एस माइनस पहली लेंथ, एस माइनस दूसरी लेंथ, एस माइनस तीसरी लेंथ इज इक्वल टू एस माइनस पहली लेंथ, एस माइनस दूसरी लेंथ, एस माइनस तीसरी लेंथ। ये कोई खास मुश्किल नहीं है, क्योंकि तुम ऑब्जर्व करो रूट एस दोनों साइड है वो कैंसिल हो जाएगा, एस माइनस ओ ए दोनों साइड है वो कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर कर लोगे, स्क्वायर करके आपको LHS ये मिल जाएगी, RHS ये मिल जाएगी। इसमें से भी आप देखो S² माइनस 10S दोनों साइड से कट जाएगा,
10x माइनस 10y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया, x माइनस y कॉमन निकल के कट गया, x प्लस वाई इक्वल टू 10 आ गया। दिस इज द आंसर। सो दैट वाज द सॉल्यूशन आई गेव माय स्टूडेंट्स। बिल्कुल आईओक्यूएम के हिसाब से, बिल्कुल क्लास 10th के बच्चे के हिसाब से, और क्लास 10th का बच्चा इसको आराम से कर सकता है। कोई इसमें मतलब बहुत बड़ी कुछ वो नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने इसको करने की कोशिश की और वो अटक गए, वो शायद प्योर ज्योमेट्री या किसी ऐसी चीज, पावर ऑफ अ पॉइंट या उन कोशिश में चलेगा, या शायद वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से करने की कोशिश कर रहे थे इसलिए अटक गए थे। क्योंकि टीचर तो वो लोग भी दिग्गज है। तो कई बार क्या होता है कि हमारा दिमाग किसी ऐसी डायरेक्शन में चला जाता है और हम पूरे क्वेश्चन में उसी डायरेक्शन में अप्रोच करते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमने कर दिया तो हम ज्यादा होशियार है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब ये कि हमारे दिमाग में वो एरिया दिखा, उनको शायद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दिखा, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दिख भी सकता है कि भाई ये 90 डिग्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दिख सकता है। तो कोऑर्डिनेट से भी ट्राई कर रहे थे और कोऑर्डिनेट से अटक रहे थे। तो मैं आपको कोऑर्डिनेट से भी करके दिखाता हूं। अभी तक कोऑर्डिनेट वाला सॉल्यूशन भी शायद मार्केट में आया नहीं है, तो आई विल शो यू। ना तो ये सॉल्यूशन आया है ना कोऑर्डिनेट वाला आया, तो मैं आपको कोऑर्डिनेट वाला सॉल्यूशन दिखाता हूं और फिर हम तीसरे सॉल्यूशन की तरफ भी जाएंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेट वाला सॉल्यूशन हमें बहुत प्यारी प्यारी चीजें दिखाएगा, पहले फंसाएगा भी और फिर सिखाएगा भी। देखिए जरा, तो कोऑर्डिनेट वाला अल्ट्रा इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन। सबसे पहले इसका सेंटर h कॉमा के लिया, भाई इसको ओरिजिन रखेंगे, ओ दिया ही है तो ओ को ओरिजिन ले लो। इसका सेंटर h2 कॉमा के ले लिया। चल, अब इस सर्कल की इक्वेशन लिखी, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर, वो होती है ना। अब x माइनस सेंटर का होल स्क्वायर वाई माइनस सेंटर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। अब ये रेडियस कैसे निकाला भाई, ये a कॉमा 0। अच्छा, इस पॉइंट a को हमने a कॉमा 0 लिया, यहां पर ये x एक्सिस बनाई है, ये y एक्सिस बनाई है। ये जो OA लाइन थी ना, इसको x एक्सिस बनाया, इधर y एक्सिस आ गया। तो ये जो पॉइंट होगा कुछ a कॉमा 0 होगा। तो यहां से सर्कल पास कर रहे हैं, तो पहले वाले सर्कल का जो रेडियस होगा h माइनस ए का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ये पहले वाले का रेडियस होगा, और इसी में h की जगह h2 डाल दोगे तो दूसरे वाले का रेडियस आ जाएगा। तो कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ये एक सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। कौन से वाले की निकाली हमने? पिंक वाले की निकाली। x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू h माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो लोगों ने सर्कल की इक्वेशन लिखी, और एक्चुअली लोगों ने क्या किया, दोनों सर्कल की इक्वेशन लिखी। हमें दोनों सर्कल की इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है। ये हमने कई बार, मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स वगैरह में भी दिखा रखा है कि यही काम दोनों सर्कल के लिए एक साथ होना है, कि वो बड़े वाले सर्कल को टच कर रहा है, ये सब चीजें हमें करनी है, दोनों के लिए एक साथ करेंगे, और वो दोनों h1 और h2 यही काम एक साथ सेटिस्फाई करेंगे। तो हमें एक साथ दो इक्वेशन लेने की जरूरत ही नहीं है, एक इक्वेशन से ही काम चलेगा। वो शायद यही गलती कर रहे थे, उन्होंने दो सर्कल इक्वेशन ली थी, दोनों अलग अलग लेके वो स्टार्ट कर रहे थे। हम इसी से स्टार्ट करेंगे। अब इस सर्कल के बारे में क्या हमें पता है भाई, d इज इक्वल टू R1 माइनस R2 पता है। R1 जो है 10 है, d डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, और ये R2, तो d इज इक्वल टू R1 माइनस R2 लगाइए, तो d होगा डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, वो ये होगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। आई थिंक ये डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स हो गया, इज इक्वल टू R1 विच इज 10 माइनस R2। R2 अभी आपने निकाला रूट ऑफ x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। इसे आप उधर ले जाएंगे। अब लोग क्या कर रहे थे, ऐसी इक्वेशन एक x में बना रहे थे, ऐसी इक्वेशन एक h2 में बना रहे थे। तो दो इक्वेशन आ रही थी, उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। हम इनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। यू विल ऑब्जर्व कि ये क्या काम करने वाला है। पर फिलहाल इसको सिंप्लीफाई करें कैसे, ये जो इन्फॉर्मेशन आई है h और k के बारे में, यहां पर लोग अटकते हैं क्योंकि उनको एक जंप वाली ट्रिक नहीं पता। इसलिए लोग कोऑर्डिनेट में जब कर रहे थे तो स्क्वायर रूट्स में अटक रहे थे। एक जंप ट्रिक होती है, वो कब लगती है, जब भी रूट अल्फा प्लस रूट बीटा इक्वल टू सी दिया होता है या ये दिया होता है। उस केस में हम अगला स्टेप सीधा ये लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर क्या होता है, लोग दो बार स्क्वायर करने की कोशिश करते हैं। पहली बार स्क्वायर करेंगे तो अल्फा और बीटा का स्क्वायर रूट उड़ जाएगा, फिर 2 रूट अल्फा बीटा आएगा, उसको स्क्वायर करेंगे। तो डबल स्क्वायरिंग की वजह से वो इरिटेटिंग हो जाता है। इसलिए लोग यहां पर आके रुक जा रहे हैं कि अरे यार इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, ये तो अब गंदा सा हो गया, हाउ टू सॉल्व इट। तो लोगों को दो बार स्क्वायरिंग करनी पड़ रही है। लेकिन ये जंप ट्रिक हमें सीधा यहां से यहां पहुंचा देता है कि अगर रूट अल्फा प्लस रूट बीटा इक्वल टू सी है, तो रूट अल्फा इज इक्वल टू हाफ अल्फा माइनस बीटा बाय सी प्लस सी, या फिर इसको स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा। ये कैसे आ रहा है, ये प्रूफ भी वीडियो के एंड में है, बने रहिएगा, देखिएगा। ये भी आपको पता होना चाहिए। इफ यू डोंट नो दिस, देयर आर क्वेश्चंस ऑफ लोकस ऑफ फिलिप्स दैट यू विल गेट स्टक। इफ यू डोंट नो दिस, देयर आर क्वेश्चंस ऑफ क्वाड्रेटिक आल्सो यू विल गेट स्टक। ये आपको पता होना चाहिए। बट ठीक है, अभी के लिए मान लीजिए ये हमें पता है, ये जंप ट्रिक। अगर ये जंप ट्रिक हमें पता है, तो हमें रूट अल्फा प्लस रूट बीटा इक्वल टू 10 दिया हुआ है। ये अल्फा है, ये बीटा है, तो रूट अल्फा इज इक्वल टू हाफ अल्फा माइनस बीटा बाय सी प्लस सी लगाएंगे। ये लगाते ही हमें ये मिल जाएगा,
रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ अल्फा माइनस बीटा, इन दोनों का डिफरेंस, तो विच विल बी 2ah माइनस ए स्क्वायर अपॉन 10 प्लस 10। अब इसकी आप स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग करके आपको ये मिलेगा, जो कि एक गंदा सा ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा। घबराइए नहीं, मैंने भी 2 लाइन में ही लिखा है, इससे ज्यादा मुश्किल है नहीं है, डरो नहीं। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, ये जो आया है ना हमें ऐसा ही चाहिए था। क्यों चाहिए था? क्योंकि भाई H को सेटिस्फाई H1 और H2 दोनों कर रहे हैं, हमें H में क्वाड्रेटिक ही चाहिए थी, वही आई है, दिस इज द क्वाड्रेटिक ऑफ H। वो H1 कॉमा के एक सर्कल है और दूसरा H2 कॉमा के दूसरा सर्कल सेंटर है, दोनों के दोनों का जो H1 और H2 है वो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके आएगा, और हमें इसको सॉल्व नहीं करना है, हमें इसकी हेल्प से हम H1 और H2 के बारे में बड़ी अच्छी बात निकाल सकते हैं। देखो, अगर हम H1 प्लस H2 निकाले सम ऑफ द रूट्स, तो दिस अपॉन दिस से सम ऑफ द रूट्स a आ जाता, तो H1 प्लस H2 a है। अब अगर H1 प्लस H2 a है, हमें क्या चाहिए? हमें रेडियस 1 प्लस रेडियस 2 चाहिए। रेडियस 1 क्या है? 10 माइनस दिस प्लस 10 माइनस दिस, भाई यही होगा ना भाई, आपने यही किया था ना, रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज 10 माइनस रेडियस 1, यही था ना कहानी। तो रेडियस 1 क्या आ गया? 10 माइनस रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, इसमें h1 डाल दोगे तो पहले वाले का आ जाएगा और h2 डाल दोगे दूसरे का आ जाएगा, हमें इन दोनों को ऐड करना है। अब इन दोनों को ऐड करने के लिए 10 और 10 मिलके हो गया 20, तो हमें 20 माइनस रूट ऑफ h1 स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस रूट ऑफ h2 स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का आंसर चाहिए। और ध्यान दीजिए, हमें पता है h1 प्लस h2 हमें पता है। अब कई लोग यहां घबरा जाते हैं, अरे यार अब कैसे होगा? रिलैक्स, रूट अल्फा वॉज इक्वल टू दिस ना, तो आप यहीं से आए थे ना, यहीं से आए थे ना, यही था ना अपना अल्फा, दिस वाज अल्फा ओनली, राइट? तो आपको रूट अल्फा यही यही पता था ना। तो अगर h1 है तो यहां h1, और यहीं पे h2 है तो यहां h2। इनको ऐड करना है, और इनको ऐड करना कोई खास मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसमें h1 प्लस h2 सीधा मिल जाएगा, और वही सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो वही काम हम करने जा रहे हैं यहां पे। तो जैसे ही हमने इसको यूज किया, रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ टाइम्स दिस 2a h माइनस ए स्क्वायर को, इसको यूज किया, और जैसे ही हमने यहां सब्स्टिट्यूट किया, तो इसके लिए 2a h1 माइनस ए स्क्वायर बाय 10 प्लस 10 पहले वाले के लिए, इसके लिए 2a h2 माइनस ए स्क्वायर बाय 10 प्लस 10 करो, माइनस 2a स्क्वायर बाय 10 इधर, h1 प्लस h2 को a डाला, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो 20 माइनस हाफ ऑफ 20 विच इज 10, विच इज द आंसर। तो हमें यहां पर जंप ट्रिक पता होना चाहिए, और हमें यह भी पता होना चाहिए कई बार रूट्स की फॉर्म में वो ऐसा एक्सप्रेशन दे देता है, वो एक्सप्रेशन देखने में गंदा जरूर होगा, पर हम ओरिजिनल इक्वेशन का यूज करके उस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ऐसा कई क्वेश्चंस ऐसे लोनी में भी हैं सर्कल्स चैप्टर के, ये कुछ नई बात नहीं है। अगर आपको ये नई लग रही है तो प्लीज अपग्रेड योर प्रिपरेशन, सच क्वेश्चंस आर वेरी वेल प्रेजेंट इन वेरी गुड बुक्स, गुड रिसोर्सेस। तो ध्यान रखिएगा, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। खैर अभी तो काफी समय जेई के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये मैंने इसलिए किया क्योंकि कई लोग कह रहे थे कोऑर्डिनेट से नहीं हो पा रहा है, कोऑर्डिनेट से लेंदी हो रहा है। देयर आर अदर मेथड्स आल्सो, पर वो दूसरे मेथड्स भी इन प्रीवियस दोनों मेथड की ही छाप उसमें दिख रही है, इसलिए मैंने जानबूझ के आपको बोर नहीं किया। अब मैं सीधा मेथड 3 पे आता हूं, जो कोनिक्स वाला मेथड है, जिसके लिए क्रेडिट जाता है एनएमएस सर को, बहुत ही ब्रिलियंट और प्यारा मेथड है। और मुझे ऐसा लगता है क्योंकि वो मेथड उन्होंने इसलिए सोचा क्योंकि बिकॉज वो फिजिक्स पढ़ाते हैं, फिजिक्स में रिफ्लेक्शन वगैरह का काफी रोल रहता है, और फिजिक्स में भी इलिप्स वगैरह का काफी रोल है। तो अगर इलिप्स वगैरह का रोल है फिजिक्स में, तो उसमें रिफ्लेक्शन वगैरह का काफी रोल होता है फिजिक्स में, तो इसलिए वो इलिप्स वगैरह की प्रॉपर्टीज, कोनिक्स वगैरह की प्रॉपर्टीज उन्हें पता होती हैं, इसलिए उन्होंने उसी एंगल में सोचा, एंड इट्स ब्रिलियंट। अब ये देखिए जरा कैसे। तो भाई उन्होंने OC1 प्लस, एक चीज देखिए, हमें चाहिए OC1 को हमने, OC2 को हमने A लिया है, और AC1 को B अज्यूम किया है।
भाई इस सर्कल का रेडियस ए, इस सर्कल का रेडियस बी। अच्छा, AC1 इज इक्वल टू बी। अब इसको देखिए ध्यान से, C1 C2 वापस नीचे वाली लाइन के पैरेलल होगा। ये चीज हमने फर्स्ट मेथड में भी यूज की है, सेकंड में भी यूज की है, और ये वही है उसी रीजन की वजह से कि C1 C2 इसके पैरेलल होगा, क्योंकि कॉमन कॉर्ड है, लाइन जॉइनिंग द सेंटर कॉमन कॉर्ड के परपेंडिकुलर होती है, तो ऊपर 90 नीचे 90, तो पैरेलल हो गया। तो C1 C2 विल बी पैरेलल टू OA। तो अब होगा क्या, अब कहानी क्या है, हमें निकालना क्या है, हमें A प्लस बी निकालना है। वी हैव टू फाइंड A प्लस बी, वी हैव टू फाइंड A प्लस बी। नाउ दिस इज A एंड दिस इज B। अब देखिए किस तरह से हम लोग आगे जाते हैं कि OC2 डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर से, तो वो 10 माइनस A होगा, एंड OC1 डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर से अगेन, तो इस वाले सर्कल के लिए 10 माइनस बी होगा। तो ये 10 माइनस बी है और ये 10 माइनस ए है। अब यहां पर क्या ऑब्जर्वेशन सर ने देखा, सर ने ऑब्जर्वेशन ये लिया कि ये डिस्टेंस 10 माइनस ए, ये ए, इनको ऐड करके 10 आ रहा है। ऑल्सो ये डिस्टेंस 10 माइनस बी और ये बी, इनको भी ऐड करके 10 आ रहा है। तो इसका मतलब सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम O एंड A इज 10, चाहे वो आप C1 पे ले लो चाहे आप C2 पे ले लो। यानी O और A से तुम C1 और C2 पे तुम डिस्टेंसेस कैलकुलेट करोगे ना, और उनको ऐड करोगे, तो ऐड करके 10 आ रहा है। जिन बच्चों ने कोनिक्स पढ़ा है वो समझ जाएंगे ये प्रॉपर्टी होती है इलिप्स की, और इलिप्स बनाने का डिवाइस भी ऐसा ही होता है कि आप ऐसे दो कील लेते हैं, वो ठोक देते हैं, और फिर एक स्ट्रिंग बांध देते हैं, ऐसे एक स्ट्रिंग बांध देते हैं, फिर उसमें पेंसिल ऐसे घुमा डाल के ऐसे खींचते हैं, तो ये ऐसे टाइट हो जाता है, और फिर उस पेंसिल को घुमाते हैं, तो वो ऐसे एक इलिप्स ड्रॉ हो जाता है। क्यों ड्रॉ हो जाता है इलिप्स? क्योंकि सम ऑफ डिस्टेंसेस वो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के इक्वल होगा। तो इलिप्स में हर पॉइंट पे सम ऑफ डिस्टेंसेस सेम आता है। तो इसमें भी आप ये समझ सकते हैं कि ये ए है, ये 10 माइनस ए है, तो इन दोनों का एडिशन 10। ये बी है, ये 10 माइनस बी है, तो इन दोनों का भी एडिशन 10। तो ये दोनों में सम ऑफ डिस्टेंसेस कांस्टेंट है। तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट पर कील ठोक के वो 10 लेंथ की स्ट्रिंग लूं, तो एक इलिप्स ऐसा बने जो C1 और C2 से पास करे, ऐसे। वंस यू आर एबल टू फाइंड दिस इलिप्स कि भाई ये C1 और C2 से पास कर रहा है एक इलिप्स, और ये जो C1 C2 है मेजर एक्सिस के पैरेलल है। अब अगर एक कॉर्ड मेजर एक्सिस के पैरेलल होता है, जितने भी बच्चों ने स्टैंडर्ड इलिप्स पढ़ा है क्लास 12th में, वो जानते हैं कोई भी कॉर्ड मेजर एक्सिस के पैरेलल लोगे तो वो माइनर एक्सिस उसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी। जो भी बच्चों ने कोऑर्डिनेट पढ़ा है वो समझ सकते हैं कि अगर हम यहां पर एक कॉर्ड बनाएंगे जो भी मेजर एक्सिस के पैरेलल हो रही है, तो ये वाली लाइन माइनर एक्सिस उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी, मतलब एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी। तो वो जैसे ही हम बनाएंगे, यहां पे ड्रॉ करेंगे, ये माइनर एक्सिस जा रही है, तो माइनर एक्सिस के इधर और इधर सब इक्वल होगा। जो ऐसा इधर होगा वैसा इधर होगा। अब जैसा इधर वैसा इधर होगा, तो इसका मतलब ये दोनों लेंथ इक्वल है। और ध्यान दीजिए AC1 हमारा A था और ये 10 माइनस बी था, तो 10 माइनस बी और A इक्वल हो गया, तो A प्लस बी इक्वल टू 10 आ गया। एलिगेंट राइट? इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि भाई कोनिक्स पढ़ो इन डिटेल। और मैं इसी प्रॉपर्टी को रिवाइज कराने के लिए आपको एक क्वेश्चन देता हूं जो काफी पॉपुलर है, कि दो फिक्स सर्कल्स है। कई बच्चे हैं ना, कई बच्चों को इस तरह से भ्रमित कर दिया जाता है कि कोनिक्स इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ये बता देता हूं, जेई में, ओलंपियाड में जो चैप्टर दुनिया छोड़ रही है ना, जो चीजें दुनिया छोड़ रही है, आप उसको छोड़ के मत जाओ अगर आप एक्चुअली सीरियस है। देखो बेसिक चीजें तो सब कर ही रहे हैं, पर पेपर जिस तरह से बच्चों को और ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देने वाला पेपर बनता जा रहा है, उसमें आपको एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर चाहिए अपने अंदर। चलिए मैं आपको एक ऐसे क्वेश्चन देता हूं, ये तो आप होमवर्क में ट्राई कीजिए, और उसके आगे हमें अभी जंप ट्रिक का प्रूफ भी देखना है। ये देखिए दो फिक्स सर्कल है, ऑरेंज कलर से बना रखे हैं, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़े के अंदर छोटा है, और एक पिंक सर्कल है जो इन दोनों को टच कर रहा है अंदर। फिक्स नहीं है, कई सारी लोकेशंस हो सकती है पिंक सर्कल की, साइज भी चेंज हो सकता है, यहां भी हो सकता है पिंक सर्कल, यहां भी हो सकता है,
यहां भी हो सकता है, ऐसे सब जगह पिंक सर्कल जा सकता है। ऑरेंज वाले सर्कल फिक्स है। अब हमें प्रूव करना है कि जो पिंक सर्कल का सेंटर है, दिस सेंटर, ये सेंटर जो ऐसे घूम रहा है ना, ये एक इलिप्स नाम की शेप है, कोई और ऐसे ही एग या कोई और ऐसी अजीब सी शेप नहीं है, इलिप्स शेप है। मतलब कोई ऐसे दो पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं जहां से उस पर डिस्टेंसेस निकालें, उस एक पॉइंट से उस तक, उसके सेंटर तक, दूसरे पॉइंट से भी उस सेंटर तक, और उन दोनों को ऐड करें ऐसे स्ट्रिंग की तरह से, तो आंसर कांस्टेंट आएगा और तब ये ऐसा इलिप्स बन जाएगा। इलिप्स में आपको दो फिक्स पॉइंट F1 और F2 से, फिक्स पॉइंट से किसी वेरिएबल पॉइंट जिसको हमें शो करना है कि वो इलिप्स पे, हमें दिस प्लस दिस कांस्टेंट शो करना होता है। अगर हम ये शो कर पा रहे हैं तो ये पॉइंट कहीं भी जाएगा, रहेगा इलिप्स पे ऐसे। तो ये तो ट्राई कीजिए। इसके बाद अब मैं आपको जंप ट्रिक के बारे में बता देता हूं जो आपको पता होनी चाहिए। देखिए रूट अल्फा प्लस रूट बीटा अगर सी है, इसी को मैं रेशनलाइज कर रहा हूं। रेशनलाइज करके ऊपर नीचे रूट अल्फा माइनस रूट बीटा से मल्टीप्लाई किया तो अल्फा माइनस बीटा अपॉन रूट अल्फा माइनस रूट बीटा इज इक्वल टू सी आ गया। अब ये इधर ले जाइए और ये इधर ले आइए, तो रूट अल्फा माइनस रूट बीटा आपका अल्फा माइनस बीटा बाय सी हो जाए। अब देखो ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, ये रूट अल्फा प्लस रूट बीटा दे रही है, रूट अल्फा माइनस रूट बीटा दे रही है, तो दो स्क्वायर रूट की जरूरत ही नहीं, इसको ऐड ही कर दो। तो जैसे ही आप ऐड करोगे तो आपको टू रूट अल्फा इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा बाय सी प्लस सी आएगा, जिसको आपको हम याद करने को कहते हैं। और ध्यान रखिए आपको इससे जो आंसर निकालना होता है वो वेरीफाई करना होता है, या फिर इसको स्क्वायर करके जो दूसरा आ रहा है वो याद रख लीजिए। आपने यही यूज किया था, इसकी वजह से वो दोनों स्क्वायर रूट वाली चीजें सॉल्व हुई थी, सिंप्लीफाई हुई थी। अब ये जो ट्रिक है जंप ट्रिक, बहुत जगह हेल्प करती है। मान लीजिए इसको सिंप्लीफाई करना है, हमें बताना है इसकी क्या शेप आएगी, कैसा होगा, क्या है शेप ही नहीं, मतलब एक्स और वाई की फॉर्म में स्क्वायर रूट के बिना आंसर चाहिए, यही है क्वेश्चन, इसको सिंप्लीफाई करके दिखाओ। अब जनता इसको स्क्वायरिंग कर भी सकती है, मेहनत करेगी, मैं बता रहा हूं जनता को मेहनत करना बहुत पसंद है, पर वहीं हमें पता है जंप ट्रिक, रूट अल्फा प्लस रूट बीटा इज इक्वल टू सी है, तो सीधा टू रूट अल्फा इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 2x प्लस 2y बाय सी 2 प्लस 2, ये आ गया, ये आ गया, स्क्वायरिंग करके अगले स्टेप में आंसर आ गया। दो बार स्क्वायरिंग करने आप जा रहे होते ना तो आपकी हालत थोड़ी सी खराब हो जाती। फिर भी अब आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमें थोड़ा सपोर्ट कीजिए, हम लोग बहुत अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, और कुछ भी हो जाए आपके लिए वीडियो डालना हम भूलते नहीं। तो हमारे बैचेस को चेकआउट कीजिए, 11th बैच, 12th बैच, ड्रॉपर्स बैच, एकेडजा दोस्त को चेकआउट कीजिए, हमें आपकी हेल्प की जरूरत है। और आईआईटी को निकालने के लिए डिटेल में पढ़ाई करनी है तो एक बार हमारे मैथ्स के कोर्सेज और बाकी चीजों को चेकआउट जरूर कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।